चलिए, तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस टॉपिक में जो यूनिट यूनिट थर्ड के टॉपिक नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं करिकुलम के बारे में। हमने करिकुलम के और सिलेबस के दोनों के कंसेप्ट को समझा, करिकुलम के टाइप्स को हमने समझा, ठीक है ना। इसको हम समझा एक वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने समझा कि करिकुलम के जो अलग अलग बेस हैं, जो करिकुलम जो है उसका अलग अलग जो बेस है, जैसे कि साइकोलॉजिकल बेस है, सॉरी फिलोसफिकल बेस है करिकुलम का, साइकोलॉजिकल बेस है करिकुलम का, है ना। उसके बाद फिर हमने समझा कि सोशोलॉजिकल बेस है करिकुलम का, फिर हमने समझा हिस्टोरिकल बेस है करिकुलम का, फिर हमने समझा पॉलिटिकल बेस है करिकुलम का, फिर हमने समझा टेक्नोलॉजिकल बेस है करिकुलम का। तो ये तमाम बेस जो है करिकुलम को क्या आधार देता है, किस तरह से करिकुलम जो है इस पर चल करके आगे बढ़ता है, किस तरह से करिकुलम की नींव है, ये बुनियाद है, ये फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी, ये तमाम कुछ और भी हैं, लेकिन खास तौर पे इन चीज़ों को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि टॉपिक क्या था। टॉपिक हमारे पास था पाठचर्या, पाठ्यक्रम, अवधारणा तथा विविध आधार। टॉपिक नंबर 1 है, आपके पास सिलेबस होगा तो आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। आइए हम इसके अब क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन आपके अंदर हो वो भी कन्फ्यूजन आपके अंदर ना रहे, एक भी कन्फ्यूजन। चलिए आइए, क्वेश्चन है आपके सामने में, आप भी कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कुछ मतलब टिक मारने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। आइए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। सबसे अच्छा करिकुलम को कौन एक्सप्लेन करता है। किसी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों की सूची, ठीक है। टेक्स्ट बुक का लिस्ट जो है वो पाठ्यचर्या का करिकुलम का हिस्सा है, ये उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। ये सिर्फ एक कोर करिकुलम का भाग है। ये सिर्फ एक कोर करिकुलम का भाग है। करिकुलम के टाइप में ये सिर्फ कोर करिकुलम है, ठीक है ना। सीखने सिखाने की एक योजना, ए प्लान फॉर टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल एक प्लान है, एक योजना है, ये बताता है। ये करिकुलम क्या है, एक प्लान है, एक योजना है, जिसमें हम बताते हैं टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने सिखाने की एक योजना है, बिल्कुल ठीक है। पाठ्येतर यानी कि गतिविधियों का एक कार्यक्रम, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का एक कार्यक्रम है। सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें नहीं, ये भी नहीं। छात्र ग्रेड का रिकॉर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रेड का रिकॉर्ड रखना, ये भी नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है वो एक प्लान है, किसके लिए, फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के लिए एक प्लान है। तो ये होगा सबसे अच्छा करिकुलम को एक्सप्लेन करने की चीज। पाठचर्या शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है। जो करिकुलम शब्द है वो कौन से लैटिन शब्द से लिया गया है, आप अच्छे जानते हैं, ये क्यूरेट शब्द से लिया गया है। क्यूरेट, जिसका मतलब होता है टू रन या टू रन ए कोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो प्राइमरी पर्पस क्या है करिकुलम का, प्राइमरी पर्पस क्या है। शिक्षण विधियों की रूपरेखा तैयार करना, आउटलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड्स, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग मेथड्स की एक रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। सीखने के अनुभव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी सही है, ये ज़्यादा थोड़ा सही है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन, असेसमेंट करना स्टूडेंट्स को, तो ये प्राइमरी पर्पज नहीं है, असेसमेंट करना प्राइमरी पर्पज नहीं है। स्कूल का बजट निर्धारित करना, स्कूल के जो बजट है उसको डिटरमाइन, ये प्राइमरी पर्पज नहीं है। प्राइमरी पर्पज की बात करते हैं, ये भी प्राइमरी पर्पज नहीं है। तो प्राइमरी पर्पज क्या है, देखिए, शिक्षण विधियों की रूपरेखा तैयार करना, ये ठीक है, लेकिन यहाँ बात किया गया है फ्रेमवर्क, सीखने के, शिक्षण विधि नहीं, सीखने के। देखो, शिक्षण विधि में और सीखने में जब हम बात करेंगे ना सीखने का, तो शिक्षण विधि ऑटोमेटिक सीखने में आ ही जाएगा। शिक्षण विधि से ही हम सीखना, सीखना क्या है, सीखना फाइनल रिजल्ट है। हम अलग अलग शिक्षण विधि का इस्तेमाल करके लर्निंग कराते हैं, लर्निंग फाइनल रिजल्ट है। और वही फाइनल रिजल्ट के बारे में हम जो रूपरेखा प्रदान करते हैं, लर्निंग का रूपरेखा प्रदान करते हैं, वही प्राइमरी पर्पज है करिकुलम का। क्लियर ना, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर।
4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच संबंध को सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि करिकुलम और सिलेबस के बीच जो रिलेशन है कौन जो है उसको एक्सप्लेन करता है अच्छे से। पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक उपसमुच्चय है, यानी सिलेबस इज सबसेट ऑफ करिकुलम। बिल्कुल, हम इससे पहले ही हमने आपको कहा था कि करिकुलम हो, सिलेबस हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो, टीएलएम हो, कुछ भी हो, इवैल्यूएशन कुछ भी हो, ये तब का सब पाठचर्या करिकुलम का हिस्सा है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अच्छा, पाठचर्या पाठ्यक्रम का एक समुच्चय, करिकुलम ये सबसेट है सिलेबस का, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, पाठचर्या और पाठ्यक्रम पर्यायवाची है, ये बिल्कुल ये पर्यायवाची नहीं है, ये सिलेबस जो है वो इसके अंदर आता है, तो ये नहीं होगा। पाठचर्या और पाठ्यक्रम असंबंधित, यानी इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ये कि पाठ्यक्रम जो है वो पाठचर्या का एक हिस्सा है, एक उपसमुच्चय। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर कि कौन सा शब्द किसी कोर्स में शामिल किए जाने वाले विषयों की विस्तृत रूपरेखा है। विषय समझिएगा, विषय की विस्तृत रूपरेखा है, यहाँ बात कर रहा है विषय की विस्तृत रूपरेखा, तो ये हो जाएगा सिलेबस, सिलेबस हो जाएगा। पाठ्यक्रम में हम सिर्फ विषय की विस्तृत रूपरेखा नहीं है, विषय की रूपरेखा जो है वो सिलेबस के अंदर जो एक कोर करिकुलम है उसके अंदर आता है, तो जो विषय यही कोर करिकुलम जो है इसको आप सिलेबस कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये हो गया विषय की जो विस्तृत रूपरेखा है वो सिलेबस का पार्ट है। छिपे हुए पाठचर्या, इसे हिडन करिकुलम कहते हैं, या प्रच्छन्न पाठचर्या भी इसे कहते हैं। छिपा हुआ पाठ्यचर्या को संदर्भित करता है, यानी हिडन करिकुलम किसे कहते हैं, है ना। आइए समझते हैं कि शैक्षणिक अनुभव के अनौपचारिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए शैक्षणिक अनुभव के अनौपचारिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए जाते हैं। इनफॉर्म एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट आर नॉट इम्प्लिसिट टॉट, यानी जो शैक्षणिक अनुभव है कि अनौपचारिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाए जाते हैं, यही हुआ ये हिडन करिकुलम। पाठचर्या सामग्री की रूपरेखा बताने वाला गुप्त दस्तावेज, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पाठचर्या जिसे समझाना कठिन हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा पाठचर्या जो मानकों के रूप में नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। हिडन करिकुलम जो है वो मानक के रूप में है, यानी कि स्टैंडर्ड है, ऐसी बात नहीं है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी एक ऐसा एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस जिसे हम एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं, जिसे हम नहीं पढ़ाते हैं, वो हिडन करिकुलम के अंदर है, उसे हम इनफॉर्मली एस्पेक्ट में हम उसको बताते हैं। उसके बाद है विद्यार्थी की आवश्यकताओं में रुचियों पर आधारित पाठचर्या, यानी कि जो इंटरेस्ट बेस, इंटरेस्ट आप समझिएगा एक बार, यहाँ एक थोड़ा सा अलग टॉपिक को शामिल किया है। नीड्स, बच्चे के नीड्स के और उसके इंटरेस्ट के बेस पे जो हम करिकुलम बनाते हैं। आप समझते होंगे कि ये साइकोलॉजी होगा, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं होगा, ये इलेक्टिव करिकुलम होगा, इलेक्टिव करिकुलम। अगर आपको नहीं समझ में आता है, थोड़ा इलेक्टिव करिकुलम को देख लीजिएगा कि इलेक्टिव करिकुलम है क्या। अगर समाज से जुड़ा हुआ रहता, समाज से, तो ये हो जाता। अगर माइंड से जुड़ा हुआ रहता तो ये हो जाता। अगर व्यवहार रचनावाद से जुड़ा हुआ रहता तब ये हो जाता, लेकिन ये बच्चे के नीड्स और उसके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा इलेक्टिव उदार पाठचर्या। इसको देख लीजिए एक मरतबा। अच्छा, आधुनिक पाठचर्या जो मॉडर्न करिकुलम है की थ्योरी जो है उसके जनक किसे कहा जाता है। जो मॉडर्न पाठचर्या की जो सिद्धांत है उसके जनक किसे, याद रखिए उसके जनक जॉन डीवे है, जो अभी का जो कार्य पाठचर्या है। इसीलिए अभी का जो करिकुलम है उस पर जॉन डीवे का मतलब डायरेक्ट असर है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है जॉन डीवे का। अभी का जो पाठचर्या है उसके बहुत सारे कंटेंट जो है, मतलब बहुत सारे जो मेथड्स हैं, दृष्टिकोण है, वो जॉन डीवे के दृष्टिकोण से मैच करते हैं, उसी के बेस से बच्चे को भी ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। इसलिए अभी की जो पाठचर्या है उसका जो जनक है वो जॉन डीवे है, ठीक है ना। उसके बाद आगे है पाठचर्या विकास के टायलर मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है। अब एक बात यहाँ आप इससे आपको सीखने को मिलेगा, करिकुलम के कई सारे मॉडल्स हैं, यानी कि कई सारे लोग जो हैं करिकुलम को बनाने के अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जिसमें हिल्डा टावा मॉडल है, टायलर मॉडल है, CCE मॉडल है,
ऐसे कई सारे मॉडल्स है करिकुलम के बनाने के। तो चूंकि वहाँ बात नहीं की गई थी मॉडल्स के बारे में, इसलिए मैंने आपके सामने मॉडल्स का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं इस टॉपिक इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ रखा ताकि आप दो बातें समझ सकें। पहला कि करिकुलम के मॉडल्स भी हैं, कई करिकुलम को बनाने के कई सारे मॉडल्स हैं जिसको अलग अलग लोगों ने दिया है। दूसरी बात, करिकुलम जो बनता है उसके स्टेप होते हैं, स्टेप होते हैं, ये बात भी आप समझ लें इस क्वेश्चन से। तो ये टायलर मॉडल की पाठचर्या का विकास जो करिकुलम डेवलप करते हैं उसके टायलर मॉडल के बारे में यहाँ बोलता है कि उसके चरण हैं, कौन से क्या चरण है उसके, ये स्टेप क्या है। स्टेप, टायलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलप्ड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, क्या स्टेप है। तो टायलर मॉडल का जो याद रखिएगा, जो अभी हम स्टेप बताएंगे इन केस हर जगह यही स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है कमोबेश। क्या स्टेप है? आकलन, एक सेकेंड, आकलन, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। देखिए पहले आकलन नहीं होगा, पहले असेसमेंट नहीं होगा, तब प्लानिंग होगा, ऐसा नहीं होता तो ये खत्म हो जाएगा। पहले याद रखिए कि पहले प्लानिंग होगा, पहले ये बात याद रखिए। जब कोई कहीं भी स्टेप होगा तो स्टेप में पहला जिक्र प्लानिंग का होगा। जब प्लानिंग का पहला जिक्र होगा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बच गया आपका नंबर सी। यानी कि पहले प्लानिंग करेंगे, करिकुलम को पहले प्लानिंग करेंगे, तब उसको जब करिकुलम बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इस्तेमाल करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे। जब इम्प्लीमेंट कर दिए तब उसका इवेल्युएशन करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट जो हम किए हैं, मूल्यांकन करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट है। जो रिजल्ट जैसा होगा उसके हिसाब से उसमें हम रिवीजन करेंगे, संशोधन करेंगे। और यही जो है कमोबेश करिकुलम के बनाने के स्टेप्स होते हैं। तो इस बात से आप याद रखिए कि करिकुलम का ये स्टेप होता है कि पहले प्लान करते हैं, तब इम्प्लीमेंट करते हैं, तब एवेलुएट करते हैं, तब उसको रिवाइज करते हैं। ये करिकुलम के स्टेप होते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पाठ्यक्रम भौतिक पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए के सीखने के आधार पर केंद्रित होता है। यानी कौन सा करिकुलम ऐसा है जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के, सस्टेनेबिलिटी, फॉस्टरिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में हम जोर देते हैं कि ताकि बच्चा इस पे सीखे। क्या वो सामाजिक आधार है, पारिस्थितिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है या संज्ञानात्मक आधार है। ना तो वो सामाजिक है, ना वो मनोवैज्ञानिक है, ना वो संज्ञानात्मक है, ये है इकोलॉजिकल बेस। इकोलॉजिकल बेस, इकोलॉजिकल बेस में हम बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की, फॉस्टरिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, ताकि बच्चे के अंदर ये डेवलप हो सके। आगे क्वेश्चन है पाठचर्या में जो मानसिक प्रक्रिया के विकार पर जोर देता है, जैसे कि स्मृति, धारणा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, कौशल, किस आधार से निकटता से मेल खाता है। सीधे अगर आप ये आ गया मानसिक स्मृति, धारणा, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, कौशल, स्किल, अगर ये आ गया तो ये हो जाएगा आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव आधार है पाठचर्या का, ये कॉग्निटिव आधार है। हम कुछ आधार को छोड़ दिए थे, सोचे थे हम क्वेश्चन में उसको आपको समझा देंगे, तो ये है, ठीक है ना। फिर आए सामाजिक आवश्यकताओं, जैसे कि सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों और मान्यताओं पर आधारित पाठचर्या का विकास को कहा जाता है। ये क्या है? जब सांस्कृतिक मूल्य आ गया, मानदंड आ गए, ये सब चीजें आ गई तो ये हो जाएगा आपको सोशल करिकुलम, ठीक है ना। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण नहीं है। Which of the following not a common approach to curriculum development? करिकुलम डेवलपमेंट की ये कॉमन अप्रोच कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बिल्कुल है। अच्छा ये भी है, अलग अलग सेंटर्ड करिकुलम है। सब्जेक्ट, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो उस पर सब्जेक्ट को हम ध्यान में रखते हैं ना, उसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, तो ये आधार है। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, बिल्कुल ये आधार है। शिक्षक केंद्रित करिकुलम, बिल्कुल ये आधार है। माता पिता केंद्रित दृष्टिकोण, ये आधार नहीं है। जब करिकुलम को हम बनाते हैं तो हम कुछ दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि करिकुलम जब बनाते हैं तो हम ये समझ में रखते हैं कि हमको सब्जेक्ट पर भी फोकस करने की जरूरत है, बच्चे पर भी फोकस करने की जरूरत है, टीचर पर भी फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हम माता पिता को आधार बनाकर करिकुलम नहीं बनाते, तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकतावाद
और कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर आधारित पाठचर्या विकास किस आधार से जुड़ा हुआ है। यानी करिकुलम का जो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, कॉग्निटिविज्म संज्ञानात्मकवाद और कंडीशनिंग एसोसिएट विच ऑफ द बेस, ये किस बेस से है। तो जैसे व्यवहारवाद आ गया, रचनावाद आ गया, ये सब आ गया, तो अब सीधे आपको मानना चाहिए साइकोलॉजिकल बेस है, मनोवैज्ञानिक बेस। अगर आता माइंड स्मृति से जुड़ा हुआ, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हुआ, तो यह आ जाता संज्ञानात्मक। अगर आता इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ तब आता इकोलॉजी। अगर आता समाज से जुड़ा हुआ तब आता सोशोलॉजिकल बेस। लेकिन आ गया किससे, बिहेवियरिस्ट से, कंस्ट्रक्टिविस्ट से, कॉग्निटिविस्ट से, कंडीशनिंग से, ये हो गया साइकोलॉजिकल बेस। तो आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे, इस टॉपिक को क्लियरली समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।